सितंबर 2025 में काठमांडू की गलियों में हजारों स्टूडेंट्स नेपाल की जैन जी के नारों की गूंज सुनाई दी, जो बदलाव की मांग कर रहे थे। सालों से उन्होंने 13 सरकारों को बनते और गिरते देखा था, भ्रष्टाचार को गहराते देखा था और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ते देखा था। हर दिन 2000 से ज्यादा युवा नेपाली काम के लिए विदेश जाते थे। उनके सपने देश से बाहर हो गए थे। आखिरी चिंगारी सरकार का फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर अचानक से बैन लगाना। यह वायरल ना नीपो किड्स आंदोलन को चुप कराने की कोशिश थी, जो पॉलिटिशियन के बच्चों की लग्जरी लाइफ को उजागर कर रहा था। असहमति को शांत करने की बजाय इस बैन ने उसे और भड़का दिया। ये स्टूडेंट सिर्फ एक पॉलिसी का विरोध नहीं कर रहे थे, वे बोलने, सपने देखने और पावरफुल लोगों को जवाबदेह ठहराने के अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे। नेपाल के युवा जिन्हें फ्यूचर से वंचित रखा गया था, उन्होंने आखिरकार उसे हासिल करने का फैसला कर लिया था। सरकार का डिजिटल ब्लैकआउट तुरंत फेल हो गया। जेन जी ने वीपीएन्स का इस्तेमाल किया, बैन को बायपास करने के लिए गाइड और लिंक्स शेयर किए। नीपल राइजिंग जैसे डिस्कॉर्ड सर्वर कमांड सेंटर बन गए, जहां हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट को कोऑर्डिनेट किया और रियल टाइम अपडेट शेयर किए। काठमांडू भर में क्यूआर कोड वाले पोस्टर दिखाई दिए, जो स्मार्टफोन वाले किसी भी व्यक्ति को प्रोटेस्ट के शेड्यूल और सिक्योर चैट रूम से जोड़ते थे। चैप्टर नीपो किड्स एक्सपोजे अंडरग्राउंड तरीके से बढ़ता रहा। मीम्स और इन्फोग्राफिक्स ने गुस्से को और भड़काया। इस आंदोलन की ताकत इसकी क्रिएटिविटी थी, डिजिटल समझ को स्ट्रीट एक्टिविज्म के साथ मिलाना। सरकार प्लेटफॉर्म्स को बैन कर सकती थी, लेकिन नेपाल के युवाओं के डिटर्मिनेशन या इंजेन्युइटी को नहीं। उनका मैसेज पहले से ज्यादा तेजी और जोर से फैला। 8 सितंबर को हजारों लोगों ने काठमांडू में शांतिपूर्ण मार्च किया। जैसे ही वे पुलिस बैरिकेड के पास पहुंचे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने चौंकाने वाली बर्बरता से जवाब दिया। पहले पानी की तोपों से, फिर असली गोलियों से। 13,000 राउंड फायर किए गए। 19 युवा प्रोटेस्टर्स, जिनमें एक 12 साल का बच्चा भी शामिल था, मारे गए। खून से सने हुए बैग, दोस्तों का घायलों को ले जाना, इन तस्वीरों ने देश को हिला दिया। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने पुष्टि की कि पुलिस ने सिर और छाती को निशाना बनाया था, जिसका मकसद डराना था। इसके बजाय इस नरसंहार ने और भी ज्यादा गुस्सा भड़का दिया। आंदोलन की मांगे रिफॉर्म से बदलकर प्रतिशोध में बदल गईं। सरकार ने एक हद पार कर दी थी और युवाओं ने उन्हें जवाबदेह ठहराने की कसम खाई। ब्लैक डे के अगले दिन काठमांडू में हंगामा मच गया। प्रोटेस्टर्स ने सिंघा दरबार, सरकार की सीट को आग लगा दी, जबकि घाटी भर में पुलिस स्टेशन और पॉलिटिशियन के घर जल रहे थे। आर्मी को तैनात किया गया, कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन सरकार का अधिकार खत्म हो चुका था। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि राजधानी सुलग रही थी। 76 लोग मारे गए, लेकिन क्रांति के लीडर्स नेपाल की जेन जी ने कदम आगे बढ़ाया। डिस्कॉर्ड पर 10,000 से ज्यादा एक्टिविस्ट्स ने एक अंतरिम लीडर चुनने के लिए एक वर्चुअल मिनी इलेक्शन किया। उनकी पसंद सुशीला कार्की, एक सम्मानित पूर्व चीफ जस्टिस, जो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उनकी नियुक्ति, जो डिजिटल कंसेंसस से बनी थी, ने एक नए युग की शुरुआत की। युवाओं ने एक शासन को गिरा दिया था और कुछ नया बनाने में मदद की थी। नेपाल की जेन जी क्रांति दक्षिण एशिया भर में गूंज उठी। श्रीलंका और बांग्लादेश के युवाओं ने काठमांडू के विद्रोह में अपने संघर्षों को देखा। नेपाली आंदोलन एक ब्लूप्रिंट बन गया। सेंसरशिप को धता बताने के लिए वीपीएन्स, कोऑर्डिनेशन के लिए डिस्कॉर्ड, मोबिलाइजेशन के लिए क्यूआर कोड। इसने साबित किया कि लीडरलेस, टेक सेवी एक्टिविज्म एंट्रेंच्ड रिजीम्स को गिरा सकता है। सुशीला कर्की का डिजिटल इलेक्शन ने पूरे क्षेत्र में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के सपनों को प्रेरित किया। नेपाल के युवाओं ने दिखाया कि कोई भी सिस्टम इतना टूटा हुआ नहीं है जिसे चुनौती न दी जा सके। उनकी जीत एक बीकन थी, दक्षिण एशिया भर में एक नई जनरेशन के लिए एक्शन का आह्वान।